Good morning, all of you. Today we are going to start with third part of unit number 1, 12th class economics. So in this video we are going to study about the factors and the elements which are related to or helpful to the calculation of national income. So first of all we will discuss about the first element of calculating national income, and that is domestic territory of the कंट्री. अब ये डोमेस्टिक टेरिटरीज़ क्या होती हैं, सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ. डोमेस्टिक टेरिटरीज़ वो टेरिटरीज़ होती हैं जहाँ पर इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाती है, या जहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, या वो बाउंड्रीज़ जो फिज़िकली एग्जिस्ट करती हैं और वहाँ पर एक इंडियन या किसी भी कंट्री का जो सिटीज़न है वो फ्रीली जो है अपनी गुड्स एंड सर्विसेज को बेच सकता है और फ्रीली खुद भी मूव कर सकता है. तो वो बाउंड्रीज़ जो होती हैं वो डोमेस्टिक टेरिटरी कहलाती हैं. जैसे कि इंडिया की जो डोमेस्टिक टेरिटरी है, अगर इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरीज़ की बात की जाए तो वो जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक है. तो ये इंडिया की यहाँ तक फिज़िकली एग्जिस्ट करने वाली बाउंड्रीज़ हैं. यहाँ पर इंडिया गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन चलते हैं, और यहाँ पर हमें कुल मिलाकर अगर बात कही जाए तो इंडिया के इस बाउंड्रीज़ के अंदर हमें जाने के लिए किसी प्रकार की भी वीज़ा की या किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. हम लोग फ्रीली यहाँ तक जा सकते हैं. इसमें एक टेरिटरीज़ और होती हैं जिन्हें हम लोग इकोनॉमिक टेरिटरीज़ कहती हैं. वो जोग्राफिकल लिमिट में तो नहीं आती हैं, बट कैलकुलेट जो की जाती हैं वो किसी कंट्री की टेरिटरीज़ के अंदर ही होती है. जैसे बात करते हैं हम लोग एम्बेसीज़ की. एक कंट्री है, उसकी एम्बेसी जो है वो दूसरी कंट्री में भी हो सकती है. तो वहाँ पर जितने भी लोग काम करते हैं वो सब उस जिस देश की वो टेरिटरी है उन्हें जो जॉब्स प्रोवाइड की गई है, जो सैलरी प्रोवाइड की गई है और जो लोग टैक्सेस पे कर रहे हैं वो उसी कंट्री की गवर्नमेंट को कर रहे हैं जिस कंट्री की वो एम्बेसी है. जैसे कि बात की जाए इंडियन एम्बेसी जापान में या चाइना में, तो जितने भी लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं उन्हें जॉब पर कौन रख रहा है, वो इंडियन गवर्नमेंट रख रही है, और उन्हें सैलरी भी कौन दे रहा है, वो इंडियन गवर्नमेंट ही दे रही है. तो वो भी इंडियन टेरिटरीज़ के अंडर ही आएगा, और वो भी इंडिया की जब नेशनल इनकम काउंट की जाएगी तो उसके अंडर ही काउंट होगा. बट वहाँ पर जापान में या चाइना में एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इंडियन गवर्नमेंट का नहीं चलता है, वो जापान या जिस भी कंट्री में वो एम्बेसी है उसी कंट्री का चलता है. बट यही डिफरेंस होता है डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरीज़ में. जी, अब दूसरी जो चीज़ है इसमें है नॉर्मल रेजिडेंट. अब ये नॉर्मल रेजिडेंट कौन होता है? नॉर्मल रेजिडेंट कोई भी एक वो इंडिविजुअल है जो किसी कंट्री में 1 साल से ज़्यादा रह रहा है और वहाँ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट लाई करता है. अब हमारे सामने दूसरी बात ये आती है कि ये इकोनॉमिक इंटरेस्ट क्या चीज़ है. तो इकोनॉमिक इंटरेस्ट को मैं आपको इस तरह से समझाता हूँ कि इकोनॉमिक इंटरेस्ट मीन्स वो आदमी उसी कंट्री से कमा रहा है और वो वहीं पर उसे खर्च कर रहा है और टैक्सेस भी वहीं की गवर्नमेंट को दे रहा है. तो ये चीज़ उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट कहलाएगी उस कंट्री में, यानी कि प्रोडक्शन, कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट की जो सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो सब उसी कंट्री के लिए परफॉर्म कर रहा है जहाँ वो रह रहा है. जी, तो ये होती है नॉर्मल रेजिडेंट. अगर इसके अलावा कोई भी व्यक्ति या कोई भी इंडिविजुअल जो है इस तरह का है जिसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट या वो 1 साल से कम किसी कंट्री में रह रहा है, तो वो उस कंट्री का नॉर्मल रेजिडेंट नहीं कहलाएगा. अब बात ये आती है कि हम लोग ये कॉन्सेप्ट पढ़ क्यों रहे हैं डोमेस्टिक टेरिटरी या नॉर्मल रेजिडेंट वाला. हम लोग तो खाली रेजिडेंट कह दें या खाली कोई इंडिविजुअल कह दें उससे भी काम चल जाएगा, नहीं. ये हम लोग इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि जो डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम जो होती है उनमें ये डिफरेंस होता है कि डोमेस्टिक इनकम जो होती है वो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोड्यूस किए जाने वाले गुड्स एंड सर्विसेज को अपने कैलकुलेशन के टाइम पर लेती है, और नेशनल इनकम जो होती है वो डोमेस्टिक और इकोनॉमिक टेरिटरीज़ दोनों गुड्स एंड सर्विसेज को लेती है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं. इसी तरह रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट का भी बेनिफिट इसी चीज़ के लिए है कि डोमेस्टिक इनकम तो रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट दोनों की इनकम को ली जाता है जब हम डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करते हैं. बट नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए हम नॉर्मल रेजिडेंट को ही जो है लेते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए. तो इसीलिए इन एग्रीगेट्स को, इन एलिमेंट्स को पढ़ना ज़रूरी है, अदरवाइज़ हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए कुछ ना कुछ जो मिस्टेक है वो कर देंगे. जी, अब हम लोग
तीसरी चीज़ देखते हैं, तीसरी चीज़ है फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम क्या चीज़ होती है? मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में बताया था कि हमारे जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो दो चीज़ों को जानना बहुत ज़रूरी होता है, ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लेंडर्स ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि वो लोग जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, इन सब के ऑनर्स हैं, और वो लोग जो इन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लैंड करते हैं यानी कि लेते हैं। और वो लोग कौन होते हैं? फर्म्स होती हैं, प्रोडक्शन करने वाली फर्म्स होती हैं, और वो उसके बदले में उन्हें जो ऑनर्स ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें क्या देती हैं? उन्हें देती हैं वो मनी। मनी किस फॉर्म में देती है? लैंड के बदले वो लोग रेंट देते हैं, लेबर के बदले वो लोग वेजेस देते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट, और एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में वो लोग प्रॉफिट देते हैं। तो अब यहाँ पर यही क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा समझने कि फैक्टर इनकम क्या है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को यूज़ करने के लिए या फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए जो हम लोग पे करते हैं किसी भी उसको जिसने हमें फैक्टर सर्विसेज या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को लिया है, वो फैक्टर इनकम कहलाता है। जैसे मैं इसका एक आपको एग्जांपल दे देता हूँ। देखिए, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें मैंने बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को जॉब दे रखी है। तो उन एम्प्लॉयज़ ने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए पूरे महीने, और उसके बदले में मैंने जो उन्हें सैलरी दी है वो उनके लिए फैक्टर इनकम है। यानी कि कोई भी प्रोडक्शन से रिलेटेड काम करने के बदले में जो आपको मिल रहा है वो क्या है? वो फैक्टर इनकम है जी। तो ये चीज़ भी मैंने आपको क्लियर कर दी है। चौथा हम लोग देखते हैं इसमें ट्रांसफ़र इनकम। देखिए, जब हम नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो इसमें हमें दो तरह की पेमेंट्स के बारे में पता चलता है। एक होती है बायोलिटरल और एक होती है यूनिलिटरल। तो ट्रांसफ़र इनकम क्या है? ट्रांसफ़र इनकम एक ऐसी ही इनकम है, यूनिलिटरल इनकम है, जो कि वन साइडेड होती है। यानी कि एक साइड से तो कोई चीज़ आएगी बट दूसरे साइड में कुछ भी चीज़ रिवर्स में नहीं दी जाएगी। जैसे कि मैंने किसी को एक गिफ्ट दिया, तो मैंने तो गिफ्ट दे दिया बट बदले में मुझे कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसी जो हमारी इनकम होती है, कोई डोनेशन हो गया, कोई गिफ्ट हो गया, कोई चैरिटी हो गई, ये सब क्या है कि ट्रांसफ़र इनकम है। यानी कि विदाउट प्रोवाइडिंग एनी फैक्टर सर्विसेज वी आर गेटिंग द इनकम, दैट इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। जैसे अभी हम करंटली बात करते हैं कि करंटली अभी इंडिया में कोविड-19 चल रहा है, तो ऐसे में बहुत सारी जो हेल्प है अदर कंट्रीज़ से इंडिया को मिल रही है, तो वो सब क्या है? वो ट्रांसफ़र इनकम है। यानी कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट इंडिया को मिलने वाली एक तरह की डोनेशन है या चैरिटी है जो इंडिया को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है, जिसके लिए इंडिया कुछ नहीं कर रहा है। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशन जो चीज़ हमें मिल रही है, दैट इज़ कॉल्ड ट्रांसफ़र इनकम जी। नेक्स्ट है हमारे फाइनल गुड्स। अब देखिए, हम लोग जो अपना आगे कॉन्सेप्ट कंटिन्यू करने वाले हैं वो टाइप्स ऑफ गुड के लिए कि गुड्स कितने तरीके के होते हैं और कौन से गुड्स को हम लोग नेशनल इनकम में कैलकुलेट करते हुए ऐड करते हैं और किन्हें नहीं करते हैं, ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो नेशनल इनकम होती है या डोमेस्टिक जो इनकम होती है वो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो वैल्यू है उसे ही ऐड करती है जब हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। तो इसलिए टाइप्स ऑफ गुड को जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि गुड्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स। अब ये फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? देखिए, फाइनल गुड्स वो सब गुड्स फाइनल गुड्स की कैटेगरी में कहलाते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर जाते हैं, यानी कि जिसमें फर्दर कोई और प्रोडक्शन नहीं होनी होती है। दैट गुड्स आर कॉल्ड फाइनल गुड्स जी। अब ये इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो सब गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन बाउंड्रीज़ को या प्रोडक्शन लाइन को जो है पार नहीं करते हैं, उनमें अभी फर्दर प्रोडक्शन होनी है। इसके लिए मैं आपको एक थोड़ा सा एग्जाम्पल से ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पर जो इंडस्ट्री होती है वो दो तरह की इंडस्ट्री होती है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ से प्रोड्यूस किया जाता है, यानी कि नेचुरल रिसोर्सेज से जितना भी एक्सट्रैक्शन होता है वो सब प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ करती हैं। और प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के जो गुड्स होते हैं वो हमेशा इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं, क्योंकि वो गुड्स सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ के द्वारा यूज़ किए जाते हैं एज अ रॉ मटेरियल, और उन्हें यूज़ करके वो एक फाइनल गुड्स बनाते हैं। तो ये सब जो गुड्स हैं प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के, ये इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में आते हैं। इसके लिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल से हम लोग ये बात समझ लेते हैं कि कैसे ये चीज़ होती है। देखिए,
अगर एक लकड़हारा है जिसने लकड़ियाँ काटी, तो उसने पेड़ काटा, पेड़ काट के लकड़ियाँ, तो लकड़ियाँ क्या हैं? लकड़ियाँ एक फर्नीचर प्रोड्यूस करने वाली फर्म के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हैं, क्योंकि लकड़ियाँ को वो ख़रीदेगा और ख़रीद के उन्हें फ़र्नीचर बनाएगा और फर्नीचर बनाकर वो उन्हें बेचेगा। जी, तो लकड़ियाँ यहाँ पर क्या है? एक नेचुरल सोर्स है जो हम ह्यूमन बींग्स को नेचर ने दे रखा है, तो इसलिए तो ये प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस किया गया या एक्सट्रैक्ट किया हुआ गुड्स हो गया। इसे अब प्राइमरी इंडस्ट्री से प्रोड्यूस हुआ है तो इसे कौन यूज़ करेगा? इसे सेकेंडरी इंडस्ट्री यानी कि वो फर्नीचर मेकिंग करने वाला प्रोड्यूसर खरीदेगा, वो इसे परचेज़ करेगा, तो वो इसे एज ए इंटरमीडिएट गुड्स लेगा और वो इसे इंटरमीडिएट गुड्स को यूज़ करके फाइनल गुड्स बनाएगा। तो ये सब चीज़ें मैंने अब आपके सामने डिफ़ाइन कर दी हैं। अब इसके बाद हम 2 और टाइप्स के गुड्स के बारे में पढ़ेंगे जो कि इस तरह से हैं। देखिए, ये सामने आपके आ गया है कंज्यूमर गुड्स। अभी कंज्यूमर गुड्स कौन से हैं? तो इन्होंने बताया है कंज्यूमर गुड्स रेफर टू दोज गुड्स विच सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ द कंज्यूमर डायरेक्टली, यानी कि जो कंज्यूमर की नीड्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करे, दैट ऑल गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। जैसे ये टी शर्ट जो मैंने पहनी हुई है, ये एक कंज्यूमर गुड्स है क्योंकि इसमें कोई भी और फर्दर प्रोडक्शन नहीं है और मैं बाज़ार गया और सीधा मैंने इसे ख़रीद लिया क्योंकि मुझे इस टी शर्ट की नीड थी और ये डायरेक्टली मेरी नीड को सेटिस्फाई कर रहा है। पेन, पेंसिल, स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग, बुक्स, ये सब क्या हैं? ये सब कंज्यूमर गुड्स है क्योंकि इन्हें हम डायरेक्टली बाज़ार गए, पैसे दिए और अपनी पसंद का सामान ख़रीदा और हमारी नीड्स जो हैं सेटिस्फाई हो गई। तो दीज ऑल गुड्स आर कॉल्ड कंज्यूमर गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? देखिए, मैं आपको सीधे से इसका एक तरीका बताता हूँ। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? इन्होंने बताया है कैपिटल गुड्स आर दोज फाइनल गुड्स विच हेल्प इन प्रोडक्शन ऑफ दोज गुड्स एंड सर्विसेज। आगे इन्होंने इसके बारे में कुछ नहीं बताया है, यानी कि कैपिटल गुड्स वो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के काम आते हैं। ठीक है, कंज्यूमर गुड्स को प्रोड्यूस करने के लिए, जैसे क्लोथ्स है जो मैंने एक कंज्यूमर गुड्स है, तो इन्हें प्रोड्यूस करने के लिए जो भी मशीनरी यूज़ हुई है दैट इज़ कॉल्ड कैपिटल गुड्स। ठीक है, वो सब क्या कहलाएगा? कैपिटल गुड्स कहलाएगा। यानी कि या इसे एक छोटी सी और तरीके से हम लोग समझ सकते हैं, ऑल द फिक्स एसेट्स आर कैपिटल गुड्स। जी, तो इस तरह से मैंने सभी तरह के जो गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं वो सब मैंने समझा दिया है और हमने देखा कि गुड्स जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से? फाइनल गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स, कैपिटल गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। ये 4 तरह के गुड्स होते हैं। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हुए हमें गुड्स के बारे में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये सब चीज़ हमने क्लियर कर ली है। अब नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर हम लोग आगे चलते हैं, दैट इज़ ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ये लोग क्या कह रहे हैं? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द टोटल इन्वेस्टमेंट मेड इन अ गिवन पीरियड इन एन इकोनॉमी। यानी कि एक गिवन पीरियड, वैसे जो गिवन पीरियड होता है वो एक अकाउंटिंग ईयर यानी कि 1 साल का पीरियड होता है, तो उतने में जितना भी इन्वेस्टमेंट किया गया है किसी भी प्रोडक्शन यूनिट या किसी भी इंडिविजुअल द्वारा, दैट ऑल विल बी कॉल्ड द इन्वेस्टमेंट। ग्रॉस इन्वेस्टमेंट उसे हम लोग कहते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे सामने डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन एक बहुत इजी टर्म है और एक कॉमर्स के बच्चे को डेप्रिसिएशन के बारे में पता होना चाहिए और पता भी होता है क्योंकि ये डेप्रिसिएशन हम लोग मेनली जो इकोनॉमिक्स स्ट्रीम के तीनों मेन सब्जेक्ट होते हैं उसमें पढ़ते हैं। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? जब भी किसी चीज़ को हम खरीदते हैं, खरीदने के बाद उसे हम यूज़ करते हैं तो उसकी जो मार्केट वैल्यू होती है उसमें जो है डिक्रीज़ आता है, उसे डेप्रिसिएशन कहा जाता है। अब इसके लिए मैं आपको यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात और बताना चाहूँगा कि किसी भी चीज़ को जब हमने मार्केट से ख़रीद लिया है तो उसे हम चाहे यूज़ करें या ना करें, उसकी मार्केट वैल्यू में डेप्रिसिएशन जो है, गिरावट जो है वो ज़रूर आएगी। अगर यूज़ करेंगे तो हो सकता है ज़्यादा आए और यूज़ ना करें तो हो सकता है कम आए, बट डेप्रिसिएशन जो है उसकी वैल्यू में आएगा ज़रूर। तो इसे ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। जी, नेक्स्ट इज़ इनडायरेक्ट टैक्सेस। देखिए, गुड्स एंड सर्विसेज को जब प्रोड्यूस किया जाता है तो उनकी कॉस्ट कुछ और होती है और गुड्स एंड सर्विसेज को जब प्रोड्यूस करने के बाद मार्केट में रिटेलर्स या होलसेलर्स के द्वारा प्रेजेंट किया जाता है तो उनकी वैल्यू कुछ और होती है। तो ये दोनों जो वैल्यू हैं ये अलग अलग इसलिए होती हैं क्योंकि जब गुड्स को प्रोड्यूस किया गया है तो उसमें सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट इन्वॉल्व है। जितनी भी कॉस्ट जो है एक प्रोड्यूसर को लगी है, किसी भी गुड जितनी भी कॉस्ट लगी है एक प्रोड्यूसर को उन गुड्स को प्रोड्यूस करने में, वो सिर्फ उतनी होती है। बट जब उसे
सेल करने के लिए मार्केट में प्रेजेंट किया जाता है तो उसकी कॉस्ट दूसरी इसलिए हो जाती है क्योंकि गवर्नमेंट उस प्रोड्यूसर को बहुत सारे टैक्सेस और सब्सिडीज़ देती है जिससे कि वो गुड्स से गवर्नमेंट को इनकम हो सके और वो गवर्नमेंट की काउंटिंग में आ जाए। सब्सिडीज़ इसलिए दी जाती है जिससे कि वो जो है एक हर कैटेगरी के आदमी तक पहुंच जाए, बहुत ज़्यादा महंगा ना हो, इसलिए सब्सिडीज़ दी जाती है। तो अगर हम उन टैक्सेस और सब्सिडीज़ को प्लस माइनस करके हम गुड्स को जब मार्केट में पहुंचाते हैं तो वो जो वैल्यू होती है वो उसकी मार्केट वैल्यू होती है और जो प्रोडक्शन कॉस्ट को कवर करने वाली वैल्यू होती है वो उसकी फैक्टर कॉस्ट होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया है। इसे कैलकुलेट करने का एक फार्मूला होता है डायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज़। जी, इसका क्या यूज़ होता है ये हम लोग अभी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे जब हम लोग नेशनल इनकम के मेथड्स या रिलेटेड एग्रीगेट्स से की हेल्प से नेशनल इनकम को कैलकुलेट करना सीखेंगे। अभी सिर्फ मैंने आपको ये बताया है कि एनआईटी क्या होता है और इसका क्या फ़र्क पड़ता है एक गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू पर। नेक्स्ट है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि जितनी भी इनकम हमें गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर यानी कि एक्सपोर्ट करने से एक कंट्री को रिसीव होती है या इंडिविजुअल्स को रिसीव होती है, दैट इनकम इज़ कॉल्ड फैक्टर इनकम। जी, और ये नेट फैक्टर इनकम क्या होती है, जितनी भी हमने एक्सपोर्ट किया है गुड्स एंड सर्विसेज को या जितनी भी हमें बाहर से पेमेंट रिसीव हुई है और जितनी पेमेंट हमने बाहर यानी कि अब्रॉड में दी है, तो इन दोनों को प्लस माइनस करके जो हमारे पास आता है वो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहा जाता है। इसका एक फार्मूला होता है जो कि होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इससे नेट फैक्टर इनकम निकल आती है। इसका क्या यूज़ होगा ये भी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में ही पढ़ेंगे। अभी सिर्फ मैं आपको इनके बारे में बता रहा हूँ कि ये होती क्या है। जी, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड के इन्होंने 3 कंपोनेंट्स बताए हैं, यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में या किसी भी डाटा में हमें डायरेक्ट फैक्टर इनकम या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड नहीं दी गई है तो इन फैक्टर्स को हम लोग इन कंपोनेंट्स को जोड़कर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकाल सकती हैं। तो ये फैक्टर कौन कौन से हैं, नेट कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज़, यानी कि एक साल में जितना भी कंपनसेशन दिया गया है लोगों को वो, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, जितनी भी प्रॉपर्टी और एंटरप्रेन्योरशिप हमारे हैं उनसे होने वाली जो इनकम है वो, प्लस नेट रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग क्या होता है, लेफ़्ट ओवर प्रॉफिट को हम लोग रिटेन अर्निंग बोलते हैं। ये हमने 11th क्लास में पढ़ा हुआ है बिजनेस स्टडीज़ में। तो अगर हम इन तीनों कंपोनेंट्स को जोड़ दें तो जोड़ के हमारे पास जो सम आएगा दैट विल बी कॉल्ड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो इस वीडियो में बस हम लोग यहीं तक के बारे में समझते हैं। अगली वीडियो में हम नेशनल इनकम को इन एग्रीगेट्स को मिलाकर कैसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, क्या इनका यूज़ होता है वो हम पढ़ेंगे। जी, थैंक यू।